हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सोल लैंड 2 का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मुझे पिछले कुछ दिनों से सर्दी और फ्लू हो चुका है, तो अगर आप लोगों को वॉइस थोड़ी थोड़ी चेंज लगे तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया था कि यूहो को खतरे में देखकर डाइटियान यूहो की बॉडी पर काबू करते हुए यहाँ ज़ीशुई के साथ फाइट करने शुरू हो गया था, जहाँ ज़ीशुई अपने डेड गॉड टावर का इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए डाइटियान को खुद स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आना पड़ा। ज़ीशुई को इस बात की समझ तो आ गई थी कि डाइटियान काफी जरा खतरनाक है और वो उसे नहीं हरा सकती, इसलिए वो हार मानते हुए यहाँ से चली जाती है। जबकि डाइटियान ने भी यूहो से जाते जाते कहा कि इतने पावरफुल दुश्मन ना बनाया करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यूहो कभी भी किसी के सामने हार नहीं मानता। यहाँ पर यूहो को डाइटियान की पावर का असली राज भी मालूम हो गया था कि डाइटियान की बॉडी के अंदर सोल पावर कंडेंस सोलिडिफाई फॉर्म में थी, इसी वजह से वो इतना सारा पावरफुल हो पाया। इसलिए यूहो ने भी अपनी सोल पावर को सोलिडिफाई करना शुरू कर दिया था ताकि वो भी डाइटियान की तरह खुद को ताकतवर कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ यूहो बैठकर अपनी सोल पावर को सोलिडिफाई कर रहा था और वो एक छोटे से टोर्नेडो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी। इसके बाद यूहो सोचने लगा कि क्या होगा अगर मैं इस सोलिडिफाइड सोल पावर के अंदर अपनी मेंटल स्पिरिचुअल पावर भी इंजेक्ट कर दूं। जो सोचते यूहो ने फिर से अपनी डेस्टिनी आई एक्टिवेट करके अपनी मेंटल स्पिरिचुअल पावर को भी उस टोर्नेडो के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई और वो बहुत ही तेजी के साथ आसपास की सोल पावर को मैग्नेटिक फील्ड की तरह अपनी तरफ खींचने लगा, जो कि आसपास की स्पेस को भी इफेक्ट कर रही थी। यूहो से देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि ये डाइटियान की बॉडी के अंदर मौजूद उस ब्लैक होल की तरह है, लेकिन इसका साइज काफी छोटा और प्योरिटी अभी कम है। ये टोर्नेडो काफी तेजी के साथ घूमता हुआ आसपास की सोल पावर को कंडेंस करके अपने अंदर इकट्ठा कर रहा था, जिसे यूहो फिलहाल के लिए अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि यूहो को डर था कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा और ये कंडेंस सोल पावर उसकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइम एक्सप्लोड कर सकती है। इसी बारे में सोचते हुए यूहो यहाँ एक खुले मैदान जंगल में आ जाता है ताकि अगर एक्सप्लोजन हो भी तब भी कोई इफेक्ट ना पड़े, और वो इस टोर्नेडो के फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है, जो कि काफी तेजी के साथ आसपास की एनर्जी को अपने अंदर सक कर रहा था। कई हजार मीटर तक की एनर्जी को ये टोर्नेडो तेजी के साथ अपने अंदर सक कर रहा था, जिसकी वजह से इसका साइज और स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। ये साइज और स्पीड इतना तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था कि अचानक वो टोर्नेडो अनस्टेबल हो जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे दूर से स्टारलू एम्पायर की आर्मी देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर वो क्या था, क्या ये दुश्मन का कोई हमला है? हमें जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाने के लिए अपनी एक टीम को वहां पर भिजवाना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी जंगल से वापस की तरफ आ जाता है, जहां उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था और वो अपने मन में कह रहा था कि वो एक्सप्लोजन काफी जरा खतरनाक था, हालांकि ये प्रोडक्ट तो अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। ये सब कहते हुए यूहो जैसे ही अपने टेंट के अंदर इंटर करता है, वो देखता है कि सामने की तरफ मिस टांग वुटोंग चेयर पर बैठते हुए काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रही थी, जो कि यूहो को देखते हुए सवाल करके पूछती है, यूहो आखिर इतनी रात तुम कहाँ पड़ते, बिल्कुल एक बीवी की तरह। जो सुनकर यूहो भी घबराते हुए मिस टांग वुटोंग से कहता है कि असल में मैं ताजा हवा खाने बाहर गया था। इस पर मिस टांग वुटोंग दोबारा से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी ताजी हवा है जिसे खाने में इतना टाइम लग जाता है। यूहो बेचारा भी बहाना लगाते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि आज की रात का मौसम काफी जरा अच्छा था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। आसमान में सितारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग जब बाहर की तरफ देखती है तो आसमान में तो तूफान आया हुआ था, जिससे यूहो का झूठ पकड़ा गया, वो बुरी तरीके से फंस चुका था। तब ये अचानक यूहो को भी याद आया और वो मिस टांग वुटोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं अपने टेंट में नहीं हूँ, क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? जिस पर अब मिस टांग वुटोंग घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे टेंट के पास से गुजर रही थी और मैंने देखा कि तुम अपने टेंट में नहीं थे, लेकिन चलो ठीक है, अब चूंकि तुम पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हो तो कल के दिन हम अपने एकेडमी वापस लौटेंगे। और ये कहती मिस टांग वुटोंग फौरन एम्बैरेस्ड होते हुए वहां से भाग गई। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहो और उसके सारे के सारे दोस्त पूरी तरीके से तैयार थे यहाँ से वापस एकेडमी की तरफ लौट चलने को, मगर तभी अचानक एक सोल्जर तेजी के साथ भागता हुआ इन लोगों के पास आकर कहता है कि प्लीज रुक जाइए, मुझे मार्शल और प्रिंसेस ज्यू ने यहाँ पर भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रंट लाइन पर कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो दोनों वहाँ से फ्री नहीं हो पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि हम आपके लिए एक अच्छी सी दावत का इंतजाम करें, जहाँ पर हमें मास्टर यूहो को एक स्पेशल नोबल टाइटल भी देना है, क्योंकि उन्होंने हमारे स्टारलू एम्पायर की काफी मदद की है। नोबल टाइटल एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर उस सोल्जर को मना करते हुए कहता है कि मैं मार्शल और प्रिंसेस ज्यू की काइंडनेस का शुक्रिया अदा करता
हूँ, लेकिन मुझे नोबल टाइटल की कोई जरूरत नहीं। अगर किस्मत में लिखा हुआ तो हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। और ये कहती यूहाओ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से रवाना हो गया, जबकि मिस नैनक्यू तो हैरान होती हुई कह रही थी कि सच में इसे नोबल टाइटल नहीं चाहिए। ये लड़का कितना अजीब है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये सब लोग शेक एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में उड़ते हुए ज़ू सेंशी यूहाओ से कहता है कि हम पिछले 3 घंटों से लगातार उड़ रहे हैं, चलो नीचे उतरकर थोड़ा आराम कर ले। जिस पर मिस नैनक्यू भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ हम आराम करेंगे, साथ ही यूहाओ तुम्हें हमारे लिए ग्रिल फिश भी बनानी होगी, जिसके लिए यूहाओ मान गया। और ये लोग एक नहर के किनारे उतर गए, जहाँ पर यूहाओ ने कुछ मछलियां पकड़कर उन्हें ग्रिल करना शुरू कर दिया था। मिस टांगुटोंग यहाँ यूहाओ की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं आखिर ये लड़का हर वक्त खोया खोया सा क्यों दिखाई देता है। दूसरी तरफ यूहाओ भी यहाँ पर ग्रिल फिश तैयार करने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि फिशेस तैयार हो गई, तुम लोग इसे खा सकते हो। मैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं अपनी ग्रिल फिश खाऊंगा। और ये कहती यूहाओ वहाँ से उठ चला। पीछे की तरफ बाकी के सब लोग तो यूहाओ के बनाए हुए ग्रिल फिश को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर मिस टांगुटोंग ग्रिल फिश को इस बार चखते हुए कहती है कि सिस्टर नैनक्यू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार की ग्रिल फिश पहले से कुछ अलग है? जिस पर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मेरी ग्रिल फिश तो बिल्कुल पहले की तरह टेस्टी और डिलीशियस है। क्योंकि मिस यांगनेन समझ गई थी, वो मिस टांगुटोंग को जवाब देते हुए कहती है कि असल में मसला हमारी ग्रिल फिश में नहीं बल्कि तुम्हारी ग्रिल फिश में है। पिछली दफा यूहाओ मिस टांगुटोंग को मिस वांगडोंग समझ रहा था और इसी वजह से उसने मिस टांगुटोंग के लिए एक स्पेशल फिश तैयार की थी, लेकिन इस बार वो बाकी के नॉर्मल ग्रिल फिश की तरह है, इसलिए मिस टांगुटोंग को थोड़ा सा अलग महसूस हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं और आखिरकार कुछ देर के सफर के बाद ये लोग शेक एकेडमी पहुंच गए थे, जहां पर यूहाओ ब्रदर ज़ू सेंशी से कहने लगा कि आप लोग टैंक सेट की तरफ जाए, पहले मुझे सी गॉड पेविलियन जाकर एल्डर ज़ुआद से कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। जिस पर ब्रदर ज़ू सेंशी भी एग्री करता है और हम देखते हैं कि यूहाओ और मिस टांगुटोंग सी गॉड पेविलियन की तरफ रवाना हो गए, जहां सी गॉड पेविलियन में आकर यूहाओ को काफी खुशी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि लंबे अरसे के बाद यूहाओ अपने घर आ चुका हो। वो यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले मिस टांगुटोंग को अलविदा करते हुए कहता है कि मुझे अब एल्डर ज़ुआन से जाकर मिलना है, अगर किस्मत में हुआ तो हमारी दोबारा मुलाकात होगी। और ये कहती यूहाओ फौरन वहां से उड़ चला, जबकि मिस टांगुटोंग यूहाओ को जाते हुए देखकर अपने मन में कह रही थी कि टांगुटोंग आखिर तुम्हें हो क्या चुका है, तुम इस लड़के की आखिर इतनी परवाह क्यों करती हो, ऐसा नहीं चल सकता। इसी तरीके से मिस टांगुटोंग भी खुद को समझा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर सी गॉड पेविलियन में उस गोल्डन ट्री के सामने आ गया, जहाँ पर वो उसे एल्डर मू वन कहकर पुकार रहा था, क्योंकि इस ट्री के अंदर एल्डर मू की सोल मौजूद है। यूहाओ कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ और एल्डर मू आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ट्रिप में मेरी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि एल्डर यी जी शुई से हुई थी, जो कि सन मून एम्पायर के लिए काम करती है और वो कोई और नहीं बल्कि सन मून एम्पायर की डेड गॉडेस डोलू बन चुकी है। एल्डर मू, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे जवाब दे। तभी अचानक यूहाओ को पीछे से एल्डर ज़ुआन की आवाज सुनाई दी, जो कि यूहाओ से कहने लगा कि मास्टर मून तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार बीस्ट टाइड के हमले को रोकने के लिए उन्होंने अपनी सोल एनर्जी को रिलीज किया था, जिस टाइम उनकी सोल डैमेज हो गई है। बेशक इस वक्त उनकी सोल एंशिएंट गोल्डन ट्री के अंदर तो है, लेकिन वो तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद यूहाओ और मास्टर ज़ुआन यहाँ हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ मास्टर ज़ुआन यूहाओ से कह रहा था कि फिलहाल कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा तबाही मची हुई है। मैंने बिल्कुल भी सन मून एम्पायर से इतना सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये जी शुई जिंदा होगी, और वो सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि सन मून एम्पायर के साथ भी है, जिनके साथ लोंग ज़ियाओ ज़ियाओ यानी कि ब्लैक ड्रैगन पैलेस ही मौजूद है। और चूंकि सन मून एम्पायर के पास 2 लेवल 99 के अल्टीमेट डोलू मास्टर्स है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये 2 अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर मिलकर इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को हिलाने की ताकत रखते हैं। ये सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है, लेकिन हमारे पास तो एल्डर डी बूसी है ना, जो कि लास्ट टाइम अपना लेवल ब्रेक थ्रू करके लेवल 99 पर पहुंच चुके थे, वो एक लिमिट डोलू मास्टर है। इस पर एल्डर ज़ुआन जवाब देते हुए कहता है कि सन मून एम्पायर ने जब सरप्राइज अटैक टियानहुन एम्पायर पर किया था, तो उस सरप्राइज अटैक के दौरान एल्डर डी बूसी का कोर बुरी तरीके से डैमेज हो गया। इवन की बॉडी सेट के कई सारे यंगर जनरेशन के वॉरियर्स भी जान से मारे गए। इस वक्त डी बूसी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। उसमें फिलहाल इतनी ताकत नहीं कि वो ये जी शुई या फिर ब्लैक ड्रैगन का मुकाबला कर सके। सन मून एम्पायर के सरप्राइज अटैक ने सब कुछ बहुत ही बुरी तरीके से खराब कर दिया है। टियानहुन एम्पायर इतना ज्यादा थक चुका है कि अब उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो फाइट बैक कर सके। ये सुनकर यूहाओ मास्टर ज़ुआन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या हम छोटे छोटे सेक्ट मिलकर सन मून एम्पायर के खिलाफ कोई फोर्स या रेजिस्टेंस इकट्ठा नहीं कर सकते, इस तरह से शायद हम उनके खिलाफ टिक सके।
वैसे भी यहाँ पर इस कॉन्टिनेंट पे टोटल 3 एम्पायर्स है। अगर सब पर सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा और सब लोग हमारे साथ इस अलायंस में इकट्ठा होना चाहेंगे। इस पर एल्डर जुआन यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि तुमने जो कुछ भी कहा ये ऑलरेडी हम ट्राई कर चुके हैं और हमें कई सारे सेट से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है, लेकिन ये अलायंस ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती क्योंकि कई सारे लोग सन मून एम्पायर के पावरफुल सोल गाइडेंस से डरते भी है। इस वक्त फिलहाल के लिए हमारी अलायंस भी काफी कमजोर है। ये सारी बुरी खबरें सुनने के बाद यूहो को याद आया और वो एल्डर जुआन से कहता है कि मास्टर जुआन, मैं आपसे कुछ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछली बार मिंगडू माउंटेन रेंज पर जब मेरा मुकाबला यी ज़ीशुई के साथ हुआ था तब लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में रिवर्स ड्रैगन स्किल की वजह से डाइटियन ने मेरी बॉडी को पोसेस कर लिया, जहां उसने अपनी सोल पावर को स्पिरिचुअल फोर्स के थ्रू मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से मैं यी ज़ीशुई के सामने टिक पाया। मगर उस फाइट के दौरान मैंने डाइटियन की सोल पावर सर्कुलेशन भी देख ली थी जो कि मुझसे बिल्कुल ही अलग है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कई सारे ब्लैक होल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो और उनमें कई सारी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर भी थी जो कि तीसरी के साथ सर्कुलेट कर रही थी। मुझे लगता है कि हमारी एकेडमी की टीचिंग के हिसाब से जो कि हमें सिर्फ सोल डोलो लेवल्स तक ही सिखाती है वो टेक्निक बिल्कुल अलग है जो कि टाइटल डोलो लेवल्स को कवर नहीं करती। मुझे लगता है कि टाइटल डोलो लेवल्स में इंटर करने के बाद सोल पावर बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन मैं अभी भी कुछ सोच रहा हूँ कि क्या वो ब्लैक होल की सोल पावर सिर्फ एक अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर के अंदर ही होती है। अगर ऐसा है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर डाइटियन यी ज़ीशुई से ज्यादा ताकतवर कैसे था, क्योंकि यी ज़ीशुई ने अपने डेड गॉड टावर का इस्तेमाल किया था। अगर वो डेड गॉड टावर का इस्तेमाल ना करती तो डाइटियन आसानी के साथ उसे हरा सकता था। यहाँ पर यूहो की मुझसे ये सारी बातें सुनकर मास्टर जुआन तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो यूहो से कहते हैं कि यूहो, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि तुम ये सब कुछ समझ पाओ। और हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही है। लेवल 90 यानी कि टाइटल डोलो लेवल्स पर पहुंचने के बाद सोल मास्टर की सोल पावर बदल जाती है, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके बाद ही लेवल 90 से आगे ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सुनकर यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद सोल पावर एक दफा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो तेजी के साथ फ्लो नहीं कर सकती, और चूंकि वो सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म की तरफ फ्लो नहीं कर सकती, तो इसी वजह से तुम्हारे लिए लेवल ब्रेक थ्रू करना भी आगे के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए तुमने देखा भी होगा कि कई सारे वॉरियर टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर में इंटर करने के बाद बहुत ही मुश्किल के साथ अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू करते हैं। और वैसे भी टाइटल डोलो लेवल्स में ब्रेक थ्रू करने के लिए सोल पावर को सॉलिडिफाई करना उसकी फाउंडेशन के लिए जरूरी है। अपने सोल पावर को सॉलिडिफाई करने के बाद तुम उसे अपने मेंडेरियंस के एब्डोमिनल में रख लेते हो, जिससे सोल कोर के नाम से भी जाना जाता है। सोल कोर बेसिकली वही सॉलिडिफाइड सोल पावर है जो कि काफी तेजी के साथ रोटेट करते हुए बाहर की जितनी भी सोल पावर है वो सोल मास्टर के लिए इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो उसे इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से उनकी एनर्जी जल्दी से रिकवर हो जाती है और वो इतने सारा पावरफुल होते हैं। ये सारी बातें सुनकर यूहो अपने मन में कहता है कि और सबसे ज्यादा पावरफुल डाइटियन है। डाइटियन इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि उसका जो सोल कोर है वो अभी भी फ्लो कर सकता है, इवन सॉलिडिफाई होने के बावजूद भी। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा। डाइटियन की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है जो कि गॉड से उसके ड्रैगन क्लैन को मिली थी। ये कहते हुए मास्टर जुआन भी यहाँ पर अपनी सॉलिडिफाइड सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे एक ब्लैक होल में कन्वर्ट करके यूहो को दिखाते हुए बताता है कि डाइटियन की इटर्नल सोल पावर स्टेट कुछ इस तरह की है। वो एक ब्लैक होल क्रिएट करते हुए लगातार उससे फ्लो करवाता है। जो ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने मास्टर के लिए अनलिमिटेड पावरफुल एलिमेंटल फोर्स इकट्ठा करता रहता है ताकि उसका मास्टर उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस ब्लैक होल को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ती है ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इवन कि मैं भी इस ब्लैक होल के स्टेट को बस सिर्फ कुछ देर के लिए ही मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन डाइटियन हमेशा इसे इसके नॉर्मल स्टेट में ही रखता है। यही वजह कि डाइटियन और मेरे पावर लेवल का गैप इतना बड़ा है, वो इतना सारा पावरफुल है। ये सुनकर यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर डाइटियन फिर उन ब्लैक होल को नॉर्मल स्टेट में कैसे रखता है। उसको इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ती होगी, आखिर वो इतनी सारा स्पिरिचुअल फोर्स लाता कहां से होगा। जिस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि यही पर तो तुम गलत हो। असल में उसे ज्यादा स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि उसने एक सेकंड सोल कोर बना लिया है जो कि एक स्पिरिचुअल सोल कोर होगा। यहाँ पर सेकंड सोल कोर के बारे में सुनकर तो यूहो भी हैरान हो गया। इस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि सिर्फ अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर ही 2 सोल कोर्स बना सकते हैं, जिनमें मास्टर मुइन, यी ज़ीशुई, ब्लैक ड्रैगन और डीबूसी भी एक थे, और सबसे आखिर में आता है डाइटियन। जहां पर इन सब अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर ने 2-2 सोल कोर्स बनाए हैं, तभी ये अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर लेवल तक पहुंच पाए। लेकिन सिर्फ डाइटियन को छोड़कर बाकी के सब लोगों का सेकंड सोल कोर पहले वाले सोल कोर से थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से उनका सेकंड सोल कोर फर्स्ट सोल कोर को कंप्लीमेंट नहीं कर पाता। लेकिन डाइटियन का सेकंड सोल कोर बिल्कुल फर्स्ट सोल कोर के बराबर
है जो कि एक दूसरे को कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही उसकी ताकत का असली राज है। डाइटियन इस वक्त गॉडहुड के लेवल तक पहुंचने की ताकत ऑलरेडी अचीव कर चुका है, लेकिन उसे डिवाइन रेल्म से फिलहाल के लिए चूज नहीं किया गया। वैसे यूहो, जहां तक तुम्हारी बात की जाए, तुम्हारे पास भी ट्विन मार्शल सोल्स है। तुम्हारी ये ट्विन मार्शल सोल हमसे तुम्हें ज्यादा काबिल बनाते हैं। तुम हमसे ज्यादा आसानी के साथ अल्टीमेट डोलू लेवल तक पहुंच जाओगे। एक बार यूहो, जब तुम लेवल 90 को क्रॉस करके टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर बन जाओ, उसके बाद तुम अपने सोल कोर को तैयार कर लोगे और तुम्हें सेकंड सोल कोर एक स्पिरिचुअल सोल कोर बनाना होगा जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बूस्ट होगी। तुम्हारे लेवल के जितने भी कल्टीवेटर्स होंगे वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूहो के पास आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की मार्शल सोल और साथ ही साथ स्पिरिट आइस की मार्शल सोल है। तो यूहो के पास दोनों मेंटल स्पिरिचुअल पावर और नॉर्मल सोल पावर दोनों के सोल कोर्स आ जाएंगे। उसके पास 2 सोल कोर्स होंगे। ये सारी चीजें जब एल्डर जुआन यूहो को बता रहा था, तभी अचानक दूसरी तरफ यूहो सवाल करते हुए पूछता है कि क्या होगा अगर मैं बिल्कुल अभी के लेवल पर ही अपने एक सोल कोर जनरेट कर लूं? क्या इससे कोई प्रॉब्लम आ सकती है? जिस पर मास्टर जुआन यूहो को पलटकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर तुमने अभी के स्टेज पर अपना एक सोल कोर जनरेट कर लिया तो बेशक इससे तुम्हें काफी फायदा तो हो सकता है। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ जाएगी, क्योंकि सोल कोर काफी तेजी के साथ आसपास की एलिमेंटल एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम होगी, तुम लेवल 89 तक पहुंचने के बाद पूरी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि लेवल 90 में जाने के लिए तुम्हें सेकंड सोल कोर जनरेट करना होगा और सेकंड सोल कोर को जनरेट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। उसमें जितनी फोर्स चाहिए वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यही तो वजह है कि कई सारे कल्टीवेटर लेवल 98 तक पहुंचने के बाद लेवल 99 तक नहीं जा पाते। वो वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए स्टक हो जाते हैं, क्योंकि सेकंड सोल कोर को जनरेट करना इतना भी आसान काम नहीं। कई सारे कल्टीवेटर्स के लिए तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ यूहो तो हार मानने वालों में से नहीं। वो मास्टर जुआन से कहता है मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि यूहो ने फैसला कर लिया था। इसलिए मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहीं पर रुककर प्रोटेक्ट करूंगा, तुम अपना सोल कोर जनरेट करो। जो सुनकर यूहो वहीं पर बैठकर अपनी सोल पावर को बाहर की तरफ निकालकर सॉलिडिफाई करते हुए एक टोर्नेडो में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जबकि मास्टर जुआन भी यूहो को देख रहा था। वो धीरे से कहता है कि चलो शाबाश, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम किस लेवल तक जा सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर अपनी सोल पावर को सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के स्पेस में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई। साथ ही सोल पावर को सॉलिडिफाई करने की वजह से यूहो की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा तेजी के साथ डिप्लीट हो रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि यूहो अपने सोल कोर को बनाने की कोशिश में लगातार अपनी स्पिरिचुअल पावर को डिप्लीट कर रहा था। 50%, 60%, 70%। इसी के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस तरह से डिप्लीट होता हुआ देखकर यूहो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहो की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से आसमान को जाकर टच कर रही थी, जिसे दूर दूर से देखा जा सकता था। सी गॉड पवेलियन के जितने भी एल्डर्स थे वो सबके सब फौरन से गोल्डन ट्री की तरफ खींचे चले आए। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई कल्टीवेटर टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर में इंटर करने वाला है, क्योंकि ऐसी एनर्जी तब के टाइम ही देखी जा सकती है। लेकिन आखिर शेक एकेडमी में ऐसा कौन सा कल्टीवेटर होगा जो कि टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर में इंटर करने वाला है? वो लोग बेसब्री से जानना चाहते थे। और वैसे भी अंदर की तरफ एल्डर जुआन मौजूद है उस कल्टीवेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इन लोगों को फिलहाल अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि सारा के सारा शेक एकेडमी ही उस खतरनाक एनर्जी को फ्लोट होता हुआ देख रहा था। वो लोग भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। सिर्फ मिस टांगू टोंगी समझ गई थी कि यकीनन ये यूहो ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो यहाँ पर अपनी बॉडी में सिर्फ एक ही ब्लैक होल को क्रिएट करते हुए अपनी 80% स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम कर चुका था। लेकिन इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद अचानक से यूहो का सर चकराने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि यूहो की सोल उस ब्लैक होल के अंदर खींची जाने वाली है, जो कि उसकी सोल को डैमेज कर देगी। मास्टर जुआन यूहो को आवाज देते हुए कह रहे थे कि यूहो जरा संभल कर, तुम अभी हार नहीं मान सकते, तुम्हारा आधा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर तुमने इस लेवल पर अपने सोल कोर को जनरेट कर लिया तो तुम बहुत ही कम अरसे में लेवल 89 तक पहुंच जाओगे। तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा तेजी के साथ इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, बेशक लेवल 90 में इंटर करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन यही तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इससे जाया मत होने देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो के सोल सी के अंदर भी एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, जिसे टियानमिंग, बिंग बिंग और स्नो एम्प्रेस देख रही थी। बाहर की तरफ एल्डर जुआन भी यहाँ पर यूहो की इस कंडीशन को देखते हुए समझ जाते हैं कि यूहो ऑलरेडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि यूहो कामयाब नहीं हो पाएगा। लगता है कि मुझे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहो की सोल पावर सॉलिडिफाई को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगा, ताकि वो वहां पर ब्लास्ट कर सके। हम बेशक ऐसा करने की वजह से यूहो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा और उसे कई सारे हफ्ते लगेंगे दोबारा रिकवर होने के लिए। लेकिन उसकी सोल को बचाने के लिए ये जरूरी
है मास्टर जुआन ये सब सोच रहे थे और इससे पहले कि यहाँ यूहाओ की सोल को वो ब्लैक होल निकल जाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि टियानमिंग यहाँ पर अपने सिल्क आर्म फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीसी के साथ अपने लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ की सोल को बचा लेता है। साथ ही साथ उसने अपनी लाइफ सोर्स पावर को यहाँ यूहाओ के साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर वो यूहाओ से कह रहा था कि यूहाओ फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम बस अपना काम जारी रखो। लेकिन मिस बिंगमिंग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। वो कहती है कि टियानमिंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ सोर्स पावर को यूहाओ की बॉडी के अंदर चैनल कर रहे हो, तुम जानते हो ना कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर यूहाओ गॉडहुड लेवल तक जाने में नाकाम हो जाता है और एक दिन वो मारा गया तो तुम भी उसके साथ मारे जाओगे। इवन कि मिस बिंगमिंग और स्नो एम्प्रेस चाहे तो वो यूहाओ के सोल सी को छोड़कर किसी और के सोल सी में जा सकती है। ये सुनकर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैं पहली बार यूहाओ से मिला था तो मैंने यूहाओ को चूज किया और मैंने फैसला किया था कि अब मेरी जिंदगी और मौत दोनों यूहाओ के साथ ही होगी। यह यूहाओ टियानमिंग के आसपास रहते उसके सोल को प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि बाहर की तरफ मास्टर जुआन भी ये सब देखते हुए हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। यूहाओ की ऑलरेडी स्पिरिचुअल और सोल पावर दोनों अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, अब तो मैं बीच में इंटरफियर भी नहीं कर सकता वरना यूहाओ जान से मारा जाएगा। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ हार नहीं मानता और वो लगातार कोशिश करते हुए यहाँ पर अपनी डेस्टिनी आई की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ यूहाओ ने अपनी बची कुछ सारी मेंटल स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए फिर से सॉलिडिफाइड सोल पावर के अंदर इंजेक्ट कर दिया था और आखिरकार हम देखते हैं कि यूहाओ के सोल सी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। जिस ब्लैक होल को देखकर यूहाओ खुश होते हुए कह रहा था कि इस ब्लैक होल में एंडलेस डार्कनेस एनर्जी है जो कि मेरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, ये एक नया एहसास है, क्या यही है मेरा सोल कोर। यहाँ पर यूहाओ अपने सोल कोर की तरफ देखता है और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।